चलिए अब आते हैं हम प्रश्नावली 2.2 पर। 2.2 का पहले का पांचवा पॉइंट लेता हूं मैं। पहले का पांचवा पॉइंट है 20,570। इसके निकालने हमें अभाज्य गुणनखंड। बाकी के सारे पॉइंट आपको होमवर्क में करने हैं। 20,570 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 का भाग लगाया तो इसमें जाएगा 10 बार, 5 में जाएगा 2 बार, फिर 17 में जाएगा 8 बार और उसके बाद में जाएगा 5 बार। अब देखिए किसका भाग जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 1 14, ये हो गया 16, 7, 3 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि अंकों को योग हो रहा है 7, 4 का जाएगा नहीं, 5 का भाग लगाओ, 5 का भाग 10 में 2 बार और फिर भाग जाएगा नहीं, भाग टूट जाएगा, 28 में जाएगा 5 बार और उसके बाद में 35 में जाएगा 7 बार। चलिए अब देखिए इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, फिर बचेगा 6 और 5 65, 63, 2 और 7 27, 27 में 7 का भाग जाता नहीं है। तो 11 का देखिए, इसमें 11 का भाग देंगे तो बचेगा 11 कम 11, 20 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 9 और 5 95, 88, 8 बार जाएगा और उसके बाद में सही है 11 का भाग जा रहा है। 11 का भाग इसमें एक बार बचा, कितना 9, 95, 11 8 होते हैं 88, 95 में से 88 घटाइए बचेगा कितना 7, 77, 11 का भाग 77 में जाएगा 7 बार। अब देखिए इसमें और किसका भाग जाएगा, और 11 का भाग जा रहा है, 11 का भाग 18 में एक बार और फिर 77 में 7 बार और 17 का भाग 17 में जाएगा एक बार। तो 20,570 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 × 5 × 11 की घात 2 और इंटू में 17। ये था आपके प्रश्नावली 2.2 के पहले का पांचवा पॉइंट और इसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट बच गया है, वो आपको स्वयं हल करने हैं होमवर्क में। अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे का भी मैं सारे पॉइंट नहीं कराऊंगा, केवल एक ही पॉइंट कराऊंगा। दूसरे का दूसरा पॉइंट है 33, 360, 54। 360 और 54 इनका हमें ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ और फिर इसकी हमें जांच भी करनी है। अभी जैसा ठीक ये उदाहरण किया था ना, ठीक वैसे ही। तो मैं ले लेता हूं 360 व 54 के अभाज्य गुणनखंड। 360 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 360 2 का भाग देंगे तो आएगा 180, फिर 2 का भाग देंगे तो 90, उसके बाद में और 2 का भाग देंगे तो 45, 3 का भाग देंगे तो 15, 3 का भाग और देंगे तो आ जाएगा 5 और 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो 2 की घात 1 2 3 इंटू 3 की घात 2 और इंटू में 5। और अब हम लेते हैं 54। 54 में देखो 2 इंटू 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मान 27, 27 को 2 से इंटू करने पर हो जाते हैं 54। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम सबको लेना, 2 3 5 सबको ले लेना, 2 3 और 5 इतनी संख्याएं आई यहाँ पर, 2 3 और 5 तीनों संख्याओं को ले लिया। अब देखो 2 की उच्चतम घात कितनी आ रही है, 3, 3 की उच्चतम घात आ रही है 2 और 5 की बड़े से बड़ी घात केवल एक ही है, यानी कोई घात नहीं है, बिना घात का है। 2 की घात 3 का मान 8, 8 को 5 से इंटू करने पर 8 पंजे 40, 40 को गुणा कर लीजिए यहाँ पर, 3 की घात 2 का मान होता है, अच्छा 3 की उच्चतम घात यहाँ पर 3 है, यह है यहाँ पर 27, 40 को इंटू करना है 27 से, गुणा कर लीजिए। 4 को 7 से इंटू करेंगे, 7 चौक 28, हासिल के 2, 8 और 2 हो जाएंगे 10। ये आ गया एलसीएम। और एचसीएफ देखिए, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर भी 2 और 3 है, तो 2 और 3 लिख दीजिए। अब न्यूनतम घात 2 की न्यूनतम घात 1 है और 3 की न्यूनतम घात है 2, ये हो गया 9, 9 को 2 से इंटू करने पर 18। ये आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। अब इसकी जांच कर लीजिए आप। जांच के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या है 360 और अगली संख्या है 54, 360 इंटू 54, 0 लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद में 36 और 54 को गुणा कर लीजिए। 4 को 6 से इंटू करेंगे तो 6 चौक 24, हासिल के 2, 4 को 3 से इंटू किया तो 12 और 2 हासिल के 14 और ये हो गए 30, 14 और 30 हो जाएंगे 44, हासिल के 14।
और 5 को 3 से इंटू करने पर 15, 15 और 14 हो जाएंगे 29। तो इनका गुणनफल ये आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कीजिए। एलसीएम है 1080 इंटू 18, 18 को 0 से इंटू किया 0, 18 को 8 से इंटू करने पर 18 8 8 8 64, हासिल के 6, 8 और 6 हो जाएंगे 14, 18 8 होते हैं 144, 144 का 4, हासिल के 14, फिर हासिल का 1, 18 को 1 से इंटू किया 18, 18 और 1 हो जाएंगे 19, 19 440। तो यहाँ पर या फिर हमने गड़बड़ कर दी होगी, यहाँ पर भी शायद 19 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको वापस देख लेना, ये सही है वैसे, फिर भी आप दोबारा इसको जांच कर लेना। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उनका एलसीएम और एचसीएफ लेंगे और फिर उनकी हम जांच कर लेंगे। नीचे लिख देना यहाँ पर कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लेसेप इंटू मैसेप है, तब हमारे द्वारा ज्ञात किए गए लेसेप और मैसेप सही है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 का भी मैं एक ही पॉइंट लूँगा, 3 का मैं 5वां पॉइंट करवाता हूँ आपको, बाकी के आप करोगे। 3 का 5वां पॉइंट है 40, 36 और 126। 5वां पॉइंट 40, 36 और 126, इनका हमें ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। वेल 40 के अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए। 40 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 40 20 10, 2 की घात हो जाएगा 3 और इंटू में आ जाएगा 5, 2 की घात 3 का मान 8, 8 पंजे होते हैं 40। उसके बाद में 36 के अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए। 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, ये 9 और ये 4, 9 चौक होते हैं 36। और फिर 126 के ले लीजिए। 126 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 का भाग देंगे तो 6 बार और 3 बार, और उसके बाद में 3 का भाग देंगे तो 21 बार, और फिर 3 का भाग देंगे 7 बार, और साथ में 7 का भाग 1 बार, यानी 126 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7। अब देखो इनका एलसीएम, एलसीएम सबको लेना, 2 3 5 और 7 आ रहा है, सब संख्याओं को ले लो। 2 3 5 और 7 को ले लिया। अब इनकी घातें देख लो, 2 की बड़े से बड़ी घात यहाँ पर 3 है, फिर 3 की बड़े से बड़ी घात 2 आ रही है, 5 अकेला है, 7 भी अकेला है। 2 की घात 3 का मान 8, 8 में जो हो जाएंगे 40, और 40 को 7 से इंटू करने पर 7 चौक 28, 280 हो जाएंगे, और 3 की घात 2 का मान होता है 9, गुणा कर लीजिए। 9 8 72, हासिल के बचेंगे 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 हो जाएंगे 25। और अब इनका ज्ञात कीजिए आप एचसीएफ। एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन क्या है, 2 तीनों जगह आ रहा है, तीनों ही संख्या में 2 आ रहा है, 3 इन 2 में है लेकिन इसमें नहीं है, 5 और 7 कॉमन नहीं है, तो कॉमन आ रहा है 2। अब 2 की न्यूनतम घात बिना घात का है, तो ये इनका एचसीएफ होगा। इस प्रकार से था ये तीसरे का 5वां पॉइंट, बाकी के पॉइंट आप हल करोगे। ठीक इसी तरीके से संख्याएं इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना, एलसीएम और एचसीएफ ले लेना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन भाषा के रूप में दे रखा है। आपको दे रखा है कि एक कोई वर्ताकार खेल का मैदान है, उसमें रमन 18 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाता है और अनुप्रिया 12 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाती है। यदि दोनों बालक एक ही जगह से एक ही टाइम दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो वापस कितने समय बाद में मिलेंगे। देखो इनकी स्पीड अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। इस प्रकार का एक वर्ताकार ट्रैक है, मान लीजिए दोनों यहां से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो अभी तो दोनों एक साथ है, बराबर है, लेकिन इनकी स्पीड अलग अलग है, दौड़ने की जो स्पीड है वो अलग अलग है। रमन तो दौड़ता है 18 मिनट में, रमन ये पूरा चक्कर 18 मिनट में लगाता है, जबकि अनुप्रिया इस पूरे चक्कर को 12 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। तो इसका मतलब अनुप्रिया तेज दौड़ती है तो 12 मिनट में चक्कर पूरा कर लेगी और रमन 18 मिनट में पूरा करेगा। अनुप्रिया तेज दौड़ती है तो थोड़ी देर बाद में रमन से आगे हो जाएगी, तो ये बराबर के बजाय अब आगे पीछे हो जाएंगे। अब अनुप्रिया कब वापस रमन को एक अपना राउंड पूरा करके रमन के बराबर कब आ जाएगी वापस, यानी अनुप्रिया पूरा एक राउंड रमन से आगे कब हो जाएगी, वो हमें समय ज्ञात करना है।
इस प्रकार के कभी भी कोई प्रश्न आ जाए, इससे संबंधित और भी मैं उदाहरण बता देता हूँ। यदि आपको प्रश्न में दिया हुआ हो कि कोई 3 घड़ियां हैं, उसमें अलार्म बज रहे हैं, एक घड़ी में प्रत्येक 5 मिनट के बाद में अलार्म बजता है, दूसरी घड़ी में प्रत्येक 15 मिनट और तीसरी घड़ी में प्रत्येक 20 मिनट के बाद में अलार्म बजता है। यदि तीनों घड़ियों में सुबह 7 बजे एक साथ अलार्म बजा तो अब वापस पुनः एक साथ अलार्म कब बजेगा। या फिर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि 2 या अधिक चौराहे हैं और उसमें लाल बत्ती होने का जो क्रम है, पहले चौराहे पर लाल बत्ती प्रत्येक 6 मिनट में होती है और अगले चौराहे में लाल बत्ती प्रत्येक 7 मिनट में होती है। यदि सुबह 9 बजे दोनों में लाल बत्ती थी तो अब दोनों एक साथ लाल बत्ती दोनों चौराहे पर कब होगी। तो इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आ जाए कि वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ अलार्म कब बजेगा, एक साथ वो हरी बत्ती नीली या पीली बत्ती कब होगी, ऐसी स्थिति में हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। हमेशा इस पॉइंट को याद रखना। तो यह है प्रश्न संख्या 4। रमन इस को पूरा करता है 18 मिनट में और अनुप्रिया इस चक्कर को पूरा करती है 12 मिनट में। हमें देखना है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे। दोनों के एक साथ मिलने का समय या फिर मिलने में लगा समय बराबर हो जाएगा एलसीएम। किसका एलसीएम? 18 और 12 का एलसीएम। अब देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 3 की घात 2, 9 × 2 18 होते हैं, और 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की घात 2 × 3। अब इनका एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं 2 और 3, 2 की उच्चतम घात 2 है और 3 की उच्चतम घात है 2। ये हो गया 4 × यानी 36 मिनट के बाद में वो दोनों एक साथ मिलेंगे। ये इस प्रकार से देखो, ये एक वर्ताकार ट्रैक है। अनुप्रिया पूरा एक चक्कर 12 मिनट में लगा देगी। मान लीजिए अनुप्रिया एक पूरा चक्कर लगाकर यहाँ पर आ गई, ठीक उसी टाइम में ये जो रमन है ये पीछे चल रहा होगा। रमन का भी एक ही राउंड पूरा नहीं हुआ है, रमन इतना पीछे है, अनुप्रिया यहाँ पर आ गई, पूरा चक्कर लगा, अनुप्रिया यहाँ पर आ गई और ये जो रमन है ये अभी यहीं पर है। फिर रमन यहाँ से आगे दौड़ता है, अनुप्रिया दूसरा चक्कर लगा लेती है। अनुप्रिया 12 मिनट में एक और चक्कर लगा लेती है, तो अनुप्रिया ने 24 मिनट में 2 चक्कर लगा लिए, जबकि ये मान लीजिए यहाँ से चलकर यहाँ पर आया होगा। फिर अनुप्रिया तीसरा चक्कर और लगाती है, उतने में हो जाते हैं 36 मिनट। और ठीक उसी टाइम ये एक चक्कर इसने पूरा लगा लिया 12 मिनट में, रमन ने एक चक्कर पूरा लगाया 12 मिनट में, 18 मिनट में, और जब वो अगला चक्कर पूरा लगाएगा तो 18 मिनट और लग जाएंगे, 18 और 18 36 मिनट हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अनुप्रिया 18 मिनट में 36 मिनट में अनुप्रिया 3 चक्कर लगा लेती है और रमन चक्कर लगा लेता है 2। तो अनुप्रिया एक चक्कर आगे हो जाती है। जब आगे होगी उसको क्रॉस करोगे तो उस टाइम दोनों एक साथ होंगे, तो वो कितने समय के बाद में होंगे? 36 मिनट के बाद में होंगे। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा भी है। 5वां प्रश्न इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। 5वां प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है कि एक संगोष्ठी हो रही है, एक कोई मीटिंग हो रही है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक कोई एग्जाम हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की, जिसमें प्रतिभागी हैं कुछ और जो भाग लेंगे। हिंदी के लिए 60 प्रतिभागी हैं, अंग्रेजी के लिए 84 प्रतिभागी हैं और गणित के लिए 108 प्रतिभागी हैं। एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें हिंदी की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 60 विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 84 और गणित की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 108 विद्यार्थी हैं। अब आगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि आपको कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन प्रतिभागियों को हम बिठा सकें। अब बिठाना कैसे है? बिठाना ऐसे है कि एक कमरे में एक ही विषय के विद्यार्थी बिठाने हैं, एक कमरे में एक ही विषय के। जैसे मान लीजिए ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है,
ये आ गया रूम नंबर 3, ये आ गया रूम नंबर 4। इस प्रकार से मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 बालक बिठा दिए हिंदी के, तो फिर अगले रूम में भी 3 बालक, अगले रूम में भी 3 बालक होने चाहिए। और फिर आगे जाकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक रूम में 3 नहीं हो। यदि आपने हिंदी के पहले रूम में 3 बिठाए तो प्रत्येक जगह हिंदी के 3-3 ही होने चाहिए। यदि फिर उसके बाद में हर एक रूम में 3-3 होने चाहिए, उस 3-3 के क्रम में सारी संख्या समावेशित हो जानी चाहिए। यानी आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जो संख्या 60, 84 और 108 तीनों को पूरा पूरा विभाजित करे। यदि आपने हिंदी के आप 5-5 बिठा रहे हो, प्रत्येक रूम में हिंदी के 5-5 बिठा रहे हो, तो आगे आएगा अंग्रेजी का रूम, अंग्रेजी में भी 5-5 ही बिठाना है, फिर गणित में भी 5-5 बिठाना है, आपको ठीक इस क्रम में बिठाना है। तो हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है कि वो संख्या इसको, इसको और इसको तीनों को विभाजित कर देवे। कमरे न्यूनतम लगे, कमरे न्यूनतम लगे तो हम क्या करेंगे, प्रतिभागियों को अधिकतम बिठाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक कमरे में अधिकतम प्रतिभागी बैठे, तब कमरों की संख्या कम हो जाएगी। यदि आपको कमरे कम करने हैं तो प्रतिभागियों को ज़्यादा बिठा देंगे, तो हम प्रतिभागियों को अधिकतम बिठाएंगे। अधिकतम का मतलब होता है महत्तम, महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट। तो हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तब एक कमरे में अधिकतम बालक बिठाएंगे। कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, कमरे कम से कम लगे तो हम बालकों को अधिकतम बिठा देंगे। इसलिए हम ज्ञात करेंगे HCF किसका, 60, 84 और 108 का। देखो 60 के अभाज्य गुणनखंड, 60 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे तो 30, फिर 2 का भाग देंगे तो 15, और फिर 3 का भाग देंगे तो 5, और 5 का भाग देंगे तो 1, यानी 2 की घात 2 × 3 × 5। और 84 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 84 का आधा 42, और फिर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 21, और फिर 3 का भाग देंगे तो 7, और 7 का भाग देंगे तो 1। ये आ गया 2 की घात 2 × 3 और इंटू में 7। 84 के बाद में 108, 108 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 का भाग दिया तो 54, फिर 2 का भाग दिया तो 27, फिर 3 का भाग 9 बार, और फिर 3 का भाग 3 बार, और 3 का भाग 1 बार, यानी आ गया 2 की घात 2 × 3 की घात 3। अब हमें निकालना है इनका HCF। HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन 2 और 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 2 और 3 हो जाएगा कॉमन। अब इसके लिए लेना आपको न्यूनतम घात, 3 की न्यूनतम घात 1 है और 2 की न्यूनतम घात आ रही है 2। 2 की घात 2 का मान 4, 4 को 3 से इंटू करते ही 12, यानी हम एक कमरे में अधिकतम 12 प्रतिभागी बिठाएंगे। एक कमरे में हम 12 प्रतिभागी बिठा देंगे। 12 एक ऐसी संख्या है जो 60 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी, 84 को भी करेगी और 108 को भी करेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक रो में 12-12 बालक बिठा देंगे, तो हिंदी वाले बालक भी पूरे हो जाएंगे, अंग्रेजी वाले भी और गणित वाले भी। हमें यहाँ पर कमरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, बालकों की टोटल संख्या जोड़ दीजिए। कमरों की संख्या बराबर कुल बालक बटा एक कमरे में बैठे बालक। कुल बालक देखिए 60, 84 और 108, 60, 84 और 108, और बटा में एक कमरे में हम अधिकतम कितने बालक बिठा रहे हैं, 12 बिठा रहे हैं। जोड़ लीजिए इनको या फिर अलग अलग भाग लगा दीजिए। 12 का भाग 60 में जाएगा 5 बार, प्लस 12 का भाग 84 में 7 बार, और 108 में जाएगा 9 बार। इनको जोड़ लीजिए आप। इनको जोड़ेंगे तो 5 और 7 12, 12 और 9 हो जाएंगे 21। तो यहाँ पर अधिकतम आप 21 कमरों में इन सभी बालकों को बिठा सकते हैं।
इस प्रकार से ये अपनी थी प्रश्नावली अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में, और अब आगे आएगा अपरिमेय संख्याओं की प्रमाणिकता के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।